हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मनी प्लान के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर्स है या इवन इन्वेस्टर आप नहीं भी हो, हर कोई इंसान जो कि इंडिया में रह रहा है, इंडिया के बाहर रह रहा है, या हर कोई इंसान, उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि कल इंडियन सेंसेक्स जो है बीएससी का इंडेक्स, उसने 50,000 का लेवल क्रॉस कर लिया। आज भी उसके आसपास में चल रहा है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम लोग ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की बात करें, आप और हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। बाकी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में हमारे पास में बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे बढ़ने के लिए और आगे ग्रोथ करने के लिए। और आप और हम बहुत ज़्यादा लकी है कि ये जो ग्रोथ हो रहा है इंडिया का, या आगे चल के जो भी ग्रोथ होगा, तो उसको हम और आप देख पाएंगे। हमारे सामने ये जो भी होगा, ये हमारे सामने हमारी लाइफ में शायद ये होगा। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली अभी का, जैसे ये 50,000 का लेवल कंप्लीट हो गया तो काफी सारे इन्वेस्टर से जो मेरा बात हुआ था उन सबका कहना था कि अभी 50,000 तो हो गया, अभी आगे क्या होगा, या क्या है, मतलब एग्जैक्टली ये क्या हुआ है, कैसे हुआ, जो भी है। तो कुछ हिस्ट्री हमने यहाँ पर जानने का कोशिश किया है। और ओवरऑल इस वीडियो का बेसिक मकसद यही है कि जो 50,000 का जो हमने लेवल क्रॉस किया है या सेंसेक्स ने जो हासिल किया है, तो एक तरह से हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद में आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। जैसा मैंने बात किया था कि ये जो वीडियो है इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि काफी सारे लोग जो खास करके नए हैं या इवन जो इस फील्ड में या इस इन्वेस्टमेंट के इसमें काम कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो काफी सारे लोगों को कुछ चीजें मैं यहाँ पर दिखाना चाहता था। ओवरऑल सेंसेक्स का जो जर्नी अब तक का, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। दूसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो होता है कि अगर हम लोग एसेट की बात करें, आज अगर मेरे पास में पैसा है और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो जनरली मेरे पास में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से कौन सा ऑप्शन का प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, तो ये जो कंपैरिजन है वो मैंने यहाँ पर कुछ हद तक शेयर किया है। और तीसरा कि अगर हम लोग कहीं शुरुआत कर रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अगर हम लोग बात करेंगे, काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि जो सेंसेक्स है तो वो काफी मतलब टीवी पर और न्यूज मीडिया और हर जगह पर वो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सेंसेक्स सेंसेक्स है, निफ्टी है, तो वो एग्जैक्टली है क्या, सेंसेक्स नाम ही क्यों दिया, ऐसे काफी सारे सवाल मुझसे लोग पूछते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली ये जो सेंसेक्स का नाम है, इसका थॉट जो है, या एक जो एनालिस्ट है, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट मिस्टर दीपक मोहनी, उनके दिमाग में एक ये वर्ड का ख्याल आया था। और उनका ये सोच था कि अगर कोई हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ये जो भी इंडेक्स हम लोग अगर बना रहे हैं कोई भी, क्योंकि इंडेक्स देश को रिप्रेजेंट करता है, देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो देश की इकोनॉमी में या देश के इसमें फाइनेंशियल टर्म्स में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो जो इंडेक्स है वो उस चीज को कैच करना, उस चीज को कैच करना चाहिए प्रॉपरली तरीके से, वो उतना सेंसिटिव होना चाहिए। तो उस हिसाब से सेंसिटिव और इंडेक्स की बात आई, एंड उसको फिर अगर हम लोग देखें तो सेंसिटिव में से कुछ लेटर लिया है, इंडेक्स में से कुछ लेटर लिया है, और दोनों को ज्वाइन करके सेंसेक्स ये बेसिकली इंडेक्स का नाम बना है। तो ये जो सेंसेक्स है ये लगभग स्टार्ट हुआ है, अगर हम लोग ऑन पेपर या रिकॉर्ड वाइज बात करेंगे तो 1979 में ये स्टार्ट हुआ था। एंड उस समय का जो लेवल था ये 100 पॉइंट का था। तो
उस समय से 100 पॉइंट का लेवल से लेके आज का हम लोग देख रहे हैं जनवरी 2021 में ये 50,000 पे चल रहा है। अगर हम लोग ये पूरा पीरियड देखेंगे तो इस पूरे पीरियड में आपका रिटर्न वाइज अगर हम लोग बात करेंगे या पैसा कितना बना है, अगर हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे तो अगर उस समय आपके पास में 1 लाख रुपया होता, ऑब्वियसली 42 साल पहले 1979 में बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी। 1 लाख मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से वो एक क्या कहते हैं ना, बड़ा अमीर आदमी के पास ही शायद इतना पैसा हो सकता है उस समय की अगर बात करें। तो अगर किसी ने उस समय 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया रहता, सेंसेक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे, सेंसेक्स की इसमें अगर निवेश किया होता उस इंडेक्स में उस समय, तो उसका वैल्यू आज की तारीख में हुआ होता लगभग 4 करोड़। तो 1 लाख रुपए का वैल्यूएशन 42 साल बाद बना है लगभग 4 करोड़। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी फिगर है। अगर हम लोग अभी आप बोलोगे कि शायद उस समय आपने प्रॉपर्टी में भी डाला होता तो अच्छा पैसा बना होता, या उस समय किसी ने गोल्ड लिया रहता तो भी उसको अच्छा रिटर्न मिलता, या किसी ने पीपीएफ में पैसा डाला रहता तो भी उसको भी अच्छा पैसा मिला रहता। आपकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि किस में कितना मिला रहता है, ये परसेंटेज वाइज किसने कितना ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया रहता है अगर 42 साल में हमने अलग अलग जगह पर डाला होता। तो ये अगर सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बड़ा है लगभग 390 गुना, यानी 390 टाइम्स इट हैज राइज फ्रॉम इट्स लेवल। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इक्विटी का जो परफॉर्मेंस है ये पूरा 42 साल में, सिंस beginning of the index till that, the overall average return has been around 17%। और आप देख सकते हैं कि बाकी जितने भी आपके फेवरेट एसेट क्लास है जिसमें जनरली हम लोग पैसा डालते हैं उन सब का रिटर्न क्या आया है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड नंबर पे रहा है पीपीएफ का रिटर्न, जो कि एवरेज अगर हम लोग देखें तो 9.41% रहा है। थर्ड नंबर पे आपका और एक फेवरेट फिक्स डिपॉजिट है, उसने उतना रिटर्न दिया है 8.62%। लास्ट नंबर पे आता है गोल्ड। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसमें बेसिक, आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी। हमेशा काफी सारे लोगों से मैं जब बात करता हूँ कि इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हो या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, तो ज्यादातर उनका आंसर होता है उनको रिटर्न चाहिए, लेकिन वो सेफ रिटर्न चाहिए। अभी होता क्या है कि जैसे मैंने एफडी में पैसा डाल दिया तो जनरली मेरा नॉर्मल, अगर पुरानी अगर हम लोग बात करेंगे या पुराने ख्यालों के हिसाब से हम लोग सोचते हैं या जनरल सोच ऐसी होती है, मैं फिक्स डिपॉजिट करो तो मैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए या लंबे समय के लिए मैं एफडी करो। सोना अगर मैं ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं लंबे समय के लिए लेना चाहता हूँ। पीपीएफ में तो वैसे भी आपका लॉक इन होता है तो ऑब्वियसली वो एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जो तीनों भी ऑप्शन है, इन अगर हम लोग जब उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करें तो फिर आप इक्विटी में भी क्यों नहीं लंबे समय के लिए करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि होता क्या है, एफडी में रेट फ्लक्चुएट नहीं होता है, आपका जो रेट डिसाइड होता है वो आपको मिलता है। सोने में रेट फ्लक्चुएट होता है लेकिन आपके सामने वो नहीं रहता है, आपको वो सामने स्क्रीन पे नहीं दिखता है, आपको न्यूज़पेपर में सुनने को नहीं मिलता है, तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको आपके दिमाग में या आपके सामने वो नहीं। पीपीएफ में वही बात है, पीपीएफ में आज की तारीख में क्वार्टरली रेट डिसाइड होता है, इंटरेस्ट रेट, लेकिन वो जो भी कम ज्यादा हो रहा है उसका फ्लक्चुएशन आपके सामने नहीं रहता है। जिस तरह से आपका इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में वैल्यूएशन का फ्लक्चुएशन आप देख पाते हैं, क्योंकि उनका रेट्स पब्लिश होता है, उनका वैल्यू आप कहीं पर देख सकते हो, और उसकी वजह से आपको वो जो वैल्यूएशन का जो फ्लक्चुएशन है आप उसको लेना नहीं चाहते हो। तो वो एक चीज इक्विटी के कंपैरिजन में बाकी एसेट्स में होता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, रिटर्न अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग बाकी एसेट्स के कंपैरिजन में इक्विटी में आपको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स रिटर्न ज्यादा मिला है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको डबल रिटर्न मिल रहा है तो फिर क्या अच्छा हो सकता है। अगर हम लोग आगे बढ़े, जैसे सेंसेक्स के जर्नी की हम लोग बात कर रहे हैं,
तो आप देख सकते हो कि शुरुआत के पहले 1000 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4223 दिन का समय सेंसेक्स को लगा था। उसके बाद में वापस 1000 से 10,000 बनने में लगभग 5675 दिन लगे थे, लेकिन उसके बाद में काफी हद तक सेंसेक्स का जर्नी ज्यादा करके मेजर पीरियड के लिए काफी अच्छा रहा है और बहुत ज्यादा तेज रहा है। तो आज का अगर हम लोग बात करेंगे, 40,000 से लेकर 50,000 तक का लेवल सेंसेक्स को पहुंचने के लिए सिर्फ 597 दिन ही लगा है, 597 डेज ही उसने लिया है इस लेवल को अचीव करने। किसी भी जर्नी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग हमारे लाइफ के हिसाब से सोचते हैं, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है, कुछ चीज़ों से हम लोग खुश होते हैं, कुछ चीज़ों की वजह से हमें दुख होता है। तो हमारा लाइफ जो है, जब से हम लोग पैदा होते हैं तब से लेके जब तक हम लोग इस धरती पे है, तब तक बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में पर्सनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और बाकी रिलेशन लेवल पे, तो हर एक लेवल पे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि अपनी लाइफ एकदम हमेशा से सही और स्मूथ चलती हो। तो जाहिर बात है, जब सेंसेक्स 100 से लेके आज 50,000 तक आया, तो ऑब्वियसली ये जो जर्नी है पूरा, वो भी एकदम से स्मूथ नहीं हो सकता है। उसमें भी काफी सारा ऊपर नीचे हुआ रहेगा। तो ये जो कुछ 5 मेजर फॉल्स जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, जो कि सबसे ज्यादा एक दिन के फॉल्स है सेंसेक्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर जो पीरियड था 2008 से लेकर 2015 के टाइम में ज्यादा फॉल्स डे वाइज अगर हम बात करें तो वो सेंसेक्स में आए, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैक्सिमम 1600 पॉइंट का फॉल था जो 2015 में आया। अभी जब भी कोई भी इंडेक्स बन रहा है या बनता है, या अभी सेंसेक्स जो भी बना है, तो उसमें जो भी कंपनीज होती है, जब इंडेक्स बनता है तो उसमें अच्छी अच्छी कंपनीज को शामिल किया जाता है, और उस कंपनी का जो भी दिन का जो मूवमेंट है उसका वेटेज असाइन किया जाता है ओवरऑल इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। मतलब कि समझो रिलायंस अगर आज 10 रुपया बढ़ा है, तो वो जो 10 रुपए की ग्रोथ है उसका इफेक्ट इंडेक्स की कैलकुलेशन में कितना दिखाना है, उसको हम लोग वेटेज बोल सकते हैं। तो ऐसा हर कंपनी का जो भी वेटेज है वो डिफाइन करके और पूरा एक ग्रुप बना के इंडेक्स का आपको फिगर दिखता है। तो अगर हम लोग पुरानी हिस्ट्री की बात करें, तो उस समय जब इंडेक्स बना था पहली बार, तब कौन सी कंपनी को लेके बना था, या कौन सी कंपनी उस समय उस इंडेक्स में शामिल थी, वो यहाँ पर मैंने शेयर किया है। तो जिसमें से कुछ नाम आप देख सकते हो, आपको शायद कुछ नाम पता रहेंगे, और काफी कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद आपने पहली बार सुने होंगे। सीएट, सेंचुरी टेक्सटाइल, ग्लैक्सो, हिंडाल्को, ये आप जानते होंगे, हिंदुस्तान लीवर, इंडियन होटल्स हो गया, आईटीसी, एल&टी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, ये सारे आपके पहचान के नाम। तो ये जो स्टॉक है ये उस समय भी थे मार्केट में, भले उसमें से कुछ स्टॉक शायद इंडेक्स का आज पार्ट नहीं हो, लेकिन मेन चीज क्या है, वो कंपनीज और वो स्टॉक आज भी वर्किंग में है। तो ये चलते रहता है साइकिल। तो शायद एक साइड पे ऐसा भी है कि कुछ कंपनीज जो उस समय थी, उस समय उनके स्टॉक्स में ट्रांजैक्शन होते थे, उस समय उनके ऑपरेशन चल रहे थे। जो कुछ कंपनी ऐसी है जो आज एग्जिस्टेंस, उनका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, वो खत्म हो चुकी है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग आगे की 50 साल की बात करेंगे, या अगर आप आगे की 50 साल की सोच रहे हो, तो फिर आपको कंपनीज या जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको वो एक ऐसी जगह पर डालना पड़ेगा जो कि शायद आगे चल के आप ना रहो तो भी वो कंपनी रहे। ऐसे इसमें आपको जानना चाहिए। ये स्लाइड आपने काफी जगह पर देखी रहेगी, व्हाट्सएप और काफी सारे मीडिया पे आपने इसको देखा रहेगा। ये पूरे स्लाइड में मैं कुछ 2-3 पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूँ। एक तो पहला, अगर आप देख सकते हो कि सेंसेक्स का जो मेजर मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, वो लगभग 2004-2005 के बाद शुरू हुआ है, जबकि सेंसेक्स अप्रोक्सीमेटली 5,000 के लेवल पे था। तो आप यहाँ पर वो देख सकते हैं, जैसे 5,000 से फिर वो जो मूवमेंट रहा है वो ओवरऑल एकदम क्या कहते हैं, एक ऐसा बढ़ता हुआ ऊपर की डायरेक्शन में ही रहा है ओवरऑल देखा जाए। और
दूसरा एक पॉइंट आप देख सकते हो, जैसा मैंने बात किया था कि जैसे लाइफ में ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसी तरह इंडेक्स में भी ऊपर नीचे हुआ है। क्यों हुआ है? तो क्योंकि इंडेक्स क्या है, इंडेक्स आपकी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे देश की जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है या किसी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, उसका इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इंडेक्स है, जो सेंसेक्स हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली देश में काफी सारे हादसे हुए, काफी सारे चेंजेस हुए, पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, और जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली सेंसेक्स में नजर आ रहा है, तो जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन आपको दिखाई दे रही है। लेकिन 5,000 की लेवल के बाद 2004-5 के बाद में ओवरऑल उसका मूवमेंट अप साइड ही रहा है। तो अगर हम लोग सुनते हैं कि इक्विटी में खास करके डायरेक्ट, अगर आप स्टॉक्स में डाल रहे हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप यूनिट यूनिट लिंक प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको लंबे समय के लिए करना है। क्यों करना है? बिकॉज लंबे समय में जितना भी अच्छा बुरा इवेंट है, उसका इफेक्ट पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है। उसका इम्पैक्ट फिर आपको आपके वैल्यूएशन पे ज्यादा नहीं आएगा, जबकि उसका लंबा समय हो जाएगा। ये एक जैसे अभी अब तक की हमने स्लाइड में देखा कि पहले तो हमने थोड़ा सा हिस्ट्री देखा सेंसेक्स का। दूसरा जो चीज है अभी हम लोग देख रहे हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं कुछ एसेट्स के बारे में। खास करके मैंने स्पेशली यहाँ पे रियल एस्टेट इसके लिए लिया है क्योंकि पिछले 8-10 महीनों में जो भी मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, तो मैंने देखा ऐसा कि अ, जो जिस क्लाइंट ने समझो 2 साल 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, या किसी ने उससे भी ज्यादा पहले किया है, और आज अगर उसको पैसे का जरूरत है, या उसको कहीं पे प्लॉट लेना है, कहीं पे घर लेना है, तो उसने यहाँ से पैसा निकाला है स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से, और उससे उसने वो प्रॉपर्टी लिया है। अभी प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि पिछले 1 साल में लगभग अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ठंडा रहा है। उससे पहले बहुत ठंडा था, और अ, उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए। रेरा एक्ट भी लागू हो गया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैम्प ड्यूटी में काफी सारा कंसेशन दिया है। तो ये सब देखने के बाद में, ये सब होने के बाद में, और प्लस वैसे भी जो प्रॉपर्टी के रेट जो एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा हाई थे, आज थोड़े से ठीक ठाक लेवल पे आ रहे हैं अभी। तो जैसे कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि अच्छी डील मिल रही है, तो वो क्या कर रहा है, उसने स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला और वो प्रॉपर्टी ली। तो इसके लिए मैं स्पेशली रियल एस्टेट और स्टॉक्स या बाकी फाइनेंशियल एसेट्स का कंपैरिजन यहाँ पे शेयर करूँ। कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोटिस किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा व्यू है, आपको शायद इसमें अलग राय हो सकता है। जैसे रियल एस्टेट मतलब आपको दिखता है वो चीज़, और फाइनेंशियल एसेट्स आपको दिखती नहीं है। रियल एस्टेट आप बेच नहीं सकते हो बहुत आसानी से, या इवन आप खरीद भी नहीं सकते बहुत आसानी से। आपको लेना है तो आप बेसिकली पहले तो आपका लीगल एस्पेक्ट, लीगलिटी के हिसाब से सब सही है, यानी पेपर सब क्लियर है, यानी सब कुछ आपको प्रॉपरली चेक करना पड़ता है। उसके बाद में आपका प्राइस सब बराबर है, यानी उसके बाद में फिर आपका ओवरऑल कैपेसिटी कितना है, आपका खुद का पैसा कितना है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में सब अगर ठीक है तो फिर आप उसको ले सकते हो या आप बेच सकते हो। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, या इवन अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो या आप किसी भी फाइनेंशियल एसेट की बात करें, तो उसमें आपको बेचने की अगर जरूरत पड़े तो आप बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हो, और आप 2 4 5 10 5 7 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये बहुत आसान। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें से आपको दो चीजें मिल सकती है। पहली बात, अगर आपने उसको रेंट पे दिया है तो उससे आपको जो रेंट आएगा वो एक आपका रेवेन्यू हो सकता है, उससे आपको कमाई हो सकती है। दूसरा जो है वो है लंबे समय में, या जो भी पीरियड है उसमें अगर उसका दाम बढ़ता है, रेट्स बढ़ते प्रॉपर्टी के, तो वो एक आपको बेनिफिट आ सकता है। अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डिविडेंड मिल सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, और इसमें भी अगर रेट्स में अप्रिसिएशन होता है तो उससे आपको रिटर्न जनरेट हो सकता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में भी डाला है या यूनिट लिंक प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें भी आपका वैल्यूएशन बढ़ सकता है, आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट रखा है तो आपको उसके अगेंस्ट में आपको हर महीने, या जो भी आप चूज करोगे, जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, उस पीरियड में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। प्रॉपर्टी
आप बताओ मुझे, प्रॉपर्टी क्या आप 5,000 में ले सकते हो? आप 1,000 रुपए में कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो? तो इसका आंसर नहीं है। आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में जाओ, आपको 1,000 रुपए में कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगा। आपके पास कम से कम 50,000, लाख रुपया, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए, तभी आप उसको ले सकते हो। फाइनेंशियल एसेट्स में बहुत कम आपको पैसा लगता है लेने के लिए। आप छोटे से छोटे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपये से लेके आप किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप 100 रुपए के शेयर ले सकते हो, आप 100 रुपए के SIP स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड स्कीम में। आप 200 रुपए का, 500 रुपए का RD कर सकते हो, आप FD कर सकते हो 500 रुपए का। तो ये बहुत छोटा अमाउंट उसको रिक्वायर्ड। आपने घर लिया है या जो भी अपनी जगह लिया है, तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसका क्लीनलीनेस, कुछ चीज़ें खराब हो गए, टूट गई, फूट गई, तो ये जो मेंटेनेंस है ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो वो फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आपके सेम सिटी में है तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से समझो कुछ और डिस्टेंस पे जाना है, तो आपको फिर यहाँ से वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, आपको वहाँ पे जाके देखना पड़ता है, तब कहीं आप उसको कर पाते हो। फाइनेंशियल एसेट्स में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको FD का रिसिप्ट दिया है तो आपको सिर्फ उसको लेके संभल के आप लॉकर में रख देना है। आपने शेयर्स लिया है तो वो आपके डिमेट फॉर्म में आ जाता है। आपका म्यूचुअल फंड है वो भी आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म या डिमेट फॉर्म में मिल जाता है। आपने RD किया तो उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपको उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप आसानी से उसको मैनेज कर। काफी सिटीज में या इवन मेरे सिटीज में भी हुआ है, और शायद आपके एरिया, आपके सिटीज में भी ऐसे आपने देखा रहेगा कि कहीं पे कुछ न्यूज आता है और ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे कोई बड़ा गवर्नमेंट का प्लांट आ रहा है, यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी आ रही है। तो क्या होता है, उसके आसपास में जो भी प्रॉपर्टीज होता है, प्लॉट होता है, घर होता है, उसके दाम बढ़ने लगते हैं और हर कोई जाके वहां पे लेना शुरू करता है। तो समझो मैंने वहां पर ले लिया। अभी कुछ साल बाद या कुछ पीरियड बाद ऐसा हो गया कि वो जो कंपनियां, जो भी गवर्नमेंट का प्लान था, उन्होंने डिसाइड किया कि उस लोकेशन पे नहीं, हम लोग कई उसी सिटी में कई और एरिया में, किसी और एरिया में शिफ्ट हो गए। तो फिर क्या आप वापस उधर जाके वापस नया प्रॉपर्टी लोगे, और वो क्या आसान होगा? तो मुझे नहीं लगता हर कोई ऐसा कर पाएगा। तो यानी आप डाइवर्सिफाइड उसको बहुत आसानी से नहीं कर सकते, जो भी आपका प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है। यही अगर आप लोग फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा डाल रहे तो ये बहुत आसान है। आपने कुछ पैसा FD में डाल दिया, कुछ पैसा आपने स्टॉक्स में डाल दिया, कुछ पैसा आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कुछ पैसे का आपने RD कर दिया, कुछ पैसे का आपने PPF में डाल दिया। तो आपके पास में पूरा फ्रीडम है। आप आपकी सहूलियत के हिसाब से उसको आसानी से कर सकते हो, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फाइनेंशियल एसेट्स का। रिटर्न्स की तो मैंने बात वैसे भी कर दी है कि ओवरऑल पीरियड वाइज देखा जाए तो आज की तारीख में इक्विटी का रिटर्न सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करो। मेरा बेसिक पॉइंट ये रहेगा, जब आप रिटर्न कर रहे हो तो वो प्रॉपर सोच समझ के करो। तो वो मैं अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। और एक चीज होता है, जब हम लोग घर लेते हैं तो ऐसा बहुत रेयरली होगा कि मैंने घर लिया है तो मैं 2 महीने के लिए लिया है, मैंने 2 दिन के लिए लिया है, या 2 साल के लिए लिया है। जनरली प्रॉपर्टीज का इन्वेस्टमेंट होता है ये लंबे समय के लिए होता है। शायद मे बी गोल्ड में भी कुछ हद तक वैसा ही होता है, जो फिजिकल एसेट्स की हम लोग बात करें। लेकिन यही अगर हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे, तो हम लोग FD शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, 15 दिन के लिए FD कर सकते हैं, 20 दिन के लिए FD कर सकते हैं, 1 दिन के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। तो जो भी चॉइस है हम लोग हमारे हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए ऑप्शन इसमें अवेलेबल काफी अच्छे हैं। और एक जो बहुत ज्यादा मैटर करता है आज की तारीख में, आपने देखा रहेगा जो भी पुराने रेगुलेटर, पुराने जो रियल एस्टेट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी थी। स्पेशली अगर हम लोग वो यूपी या ऊपर की साइड में बात करेंगे, या इवन महाराष्ट्र में भी हम बात करेंगे, तो काफी सारी कंपनी जो है वो बड़े नाम थे, लेकिन वो मे बी किसी वजह से, या प्रॉपर्टी फॉल डाउन या वॉट एवर इट इज, उसकी वजह से वो कोलेप्स हो, उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए। तो तब कुछ कंट्रोल नहीं था, लेकिन अभी रेरा एक्ट आने के बाद में कुछ हद तक कंट्रोल प्रॉपर्टी और इसमें आ रहा है, उस सेक्टर में आ रहा है।
अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें, हम लोग बैंक या फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, तो जितना रेगुलेशन इसमें इस एसेट या इस कैटेगरी में है, उतना रेगुलेशन ना ही आपको रियल एस्टेट में मिलेगा, ना ही आपको गोल्ड में। जितना ट्रांसपेरेंसी इस फाइनेंशियल एसेट्स में आपको दिखेगा, वो आपको गोल्ड, रियल एस्टेट उसमें अभी भी बहुत कम है, और उसमें काफी ज्यादा चांसेस है आगे डेवलपमेंट का उस लेवल पे। तीसरा जो मैं बात कर रहा था पॉइंट पे, चलो ठीक है, अभी सेंसेक्स आज 50,000 हो गया है, हमने पूरा हिस्ट्री भी देख लिया है, हमने कंपैरिजन भी देख लिया है। अब आप सोच रहे हैं कि चलो अभी आपका ये मानना है कि आपको शुरुआत करनी चाहिए, तो वो शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको देखना बहुत जरूरी है, वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कोई भी चीज, कोई भी अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि बिना उद्देश्य हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आपको कहीं पे भी जाना है, आपको किसी गांव में जाना है, तो बेसिकली, या आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आप पिकनिक के लिए जाना चाहते हो, जो भी है, तो आप पहले डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ पे जाना है। जब आप डिसाइड करते हो आपका लोकेशन, तब आप फिर बाकी का, उसका रोड कौन सा रहेगा, उसके लिए क्या क्या लगेगा, ये सब आप बाद में डिसाइड कर पाते हो। लेकिन सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल जो है वो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका कितने साल का पीरियड है उस गोल को पाने के लिए या पूरा करने के लिए। ओवरऑल आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, किस लेवल पे है, आपका इनकम लेवल कैसा है, आपका एक्सपेंस लेवल कैसा है, आगे आपका हेल्थ कंडीशन कैसा रहेगा, आपका ओवरऑल फैमिली साइज कैसा रहेगा। तो ये सब पूरा आपको देख कर ही आप गोल का प्रॉपर कैलकुलेशन बना सकते हैं। अभी आपने गोल और बेसिक सब बना दिया, उसके बाद आता है उस गोल के लिए कौन सा चीज सही में फिट बैठेगा। अ, मैं बात कर रहा हूँ एसेट क्लास की बात कर रहा हूँ। आपका जो गोल है उसके लिए क्या गोल्ड सही रहेगा, क्या फिक्स डिपॉजिट सही रहेगा, या आरडी सही रहेगा, या पीपीएफ सही रहेगा, या आपका म्यूचुअल फंड सही रहेगा, या यूनिट लिंक फंड सही रहेगा, या और कोई ऑप्शन जो भी है। तो इसमें से क्या सही रहेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जो भी आपका ओवरऑल गोल का क्राइटेरिया, आपका प्रोफाइल है, और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका बेनिफिट या एडवांटेज, इसको मैच करके। और अभी जैसे हम लोग ये 2 पॉइंट कवर करने में क्या होता है, आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, कैसा होता है किसी भी इसमें, अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, तो ज्यादा करके देखा गया कि हम लोग स्टार्ट तो कर देते, क्योंकि उस समय हमारे इसमें जोश रहता है, हम लोग क्या कहते हैं, हमारी उम्मीद बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो हम लोग शुरुआत कर देते। लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखनी होगी, किसी भी जर्नी या किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। हमेशा आपका जर्नी स्मूथ होगा ये जरूरी नहीं है, काफी सारे ऊपर नीचे अ, चढ़ाव जो भी है आते रहेंगे इस जर्नी में, और आपका बेसिक फोकस यही रहना चाहिए कि आपको डिसिप्लिन के साथ उसको कंटिन्यू करना है। एक आध रेयर चांसेस ऐसे हो सकते हैं, अगर आप उस जो भी आपने प्लान किया उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ रिव्यू या चेंजेस की जरूरत है, जिसका कुछ बेसिक लॉजिक है, तो बात अलग है। लेकिन जो भी है, बेसिक आपका इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है, जो आपने जहाँ से डिसाइड किया वहां से लेके जहाँ तक पहुंचना है वहां तक आपको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका जो भी उद्देश्य है ये पूरा हो सकता है। ये सबसे मेजर थॉट है जो आप इस वीडियो से लेके जा सकते हो। आज हम लोग 50,000 पे, सोच लीजिए मे भी 5 साल 10 साल बाद सेंसेक्स में भी शायद 15 साल बाद 1 लाख तक चला जाएगा या 2 लाख तक चला जाएगा। तो जैसे अपना इकोनॉमी बढ़ेगा, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। लेकिन उसमें आपको देखना क्या है, हम और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर पहुंच रहा है, वो कहाँ तक जा सकता है, और उसके लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, तब कहीं हम लोग अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये बेसिक वीडियो मेरा जो सेंसेक्स ने 50,000 कंप्लीट किया उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और नॉर्मल इन्वेस्टर्स को डेडिकेट करने के लिए ये मैंने प्रेजेंट किया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग एक बड़ा फैमिली बना सके। और जाहिर बात है, ये चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य है कि हम और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को सही तरह से पा सके, जिसके लिए हमारे पास में सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम आपको जितना ट्रांसपेरेंट हो सके उतना ट्रांसपेरेंट
एडवाइस आपके साथ में शेयर कर सके या नॉलेज आपके साथ में शेयर कर सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी फायदे का लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।